हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग गेट, एक्सेल, बायोकेमिस्ट्री का भी डिटेल सॉल्यूशन कर दिया मैंने प्रीवियस वीडियो में। आज के इस सेशन में हम लोग गेट लाइफ साइंसेस बॉटनी का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं फ्रॉम 2023 क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का, उसका मैं आज डिटेल सॉल्यूशन करने वाला हूँ। और मैंने प्रीवियस वीडियो में 2023 का ही क्वेश्चन पेपर लेकिन बायोकेमिस्ट्री का डिटेल सॉल्यूशन कर दिया है। इसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूँगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या सेपरेट प्लेलिस्ट है वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का ये सेक्शन, जिसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन कैस्पेरियन स्ट्रिप इज करेक्ट। ओके, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप में कौन सा स्टेटमेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप के लिए करेक्ट होगा, इसको देखते हैं। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप बेसिकली होता कहाँ है? ये होता है रूट में, रूट ऑफ बोथ एंजियोस्पर्म, मतलब डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में होंगे। और इसका मेजर काम क्या है? ये थिक कवरिंग होता है, यहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट या ऐसे कह सकते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन बाहर की तरफ में नहीं हो पाता, या बाहर से अंदर की तरफ नहीं हो पाता। तो क्योंकि इसके बीच में क्या है, थिक डिपोजिशन हो जाता है सुबेरिन का। अब किसी किसी जगह पे सुबेरिन एब्सेंट हो जाते हैं, उस वाले सेल को हम लोग बोलते हैं पैसिव सेल। जैसे यहाँ से एक ये पूरा का पूरा सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, आप देख रहे हैं कि दो जगह खाली है, एक ये वाला और ये वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव सेल, जहाँ से वाटर अंदर की तरफ में इंटर कर सकता है, इसको बोलते हैं पैसिव सेल। तो मैंने ब्रीफ बता दिया कैस्पेरियन स्ट्रिप होता क्या। एक साइंटिस्ट थे जो कैस्पेरी, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको एनालिसिस किया था, देखा था, उसी के नाम पर ये पड़ गया कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो अब ऑप्शन पे आते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप आर स्पेसिफिक टू वस्कुलर प्लांट फाउंड इन एपिडर्मल सेल। नहीं, ये एपिडर्मल सेल में नहीं होता, ये एंडोडर्मिस में होता है। एनाटॉम आपको प्लांट का जानना पड़ेगा इस टर्म को जानने के लिए, तो एंडोडर्मिस में होता है। अच्छा, इस एनाटॉमी के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ, जो बॉटनी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, गेट बॉटनी में, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप इज मॉडिफिकेशन फाउंड मोस्टली फाउंड इन शूट्स टिश्यू। नहीं, ये शूट में नहीं होता, ये रूट में होता है। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप एक्ट एज अ सेलुलर बैरियर टू अलाउ सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट अपटेक एंड एक्सक्लूजन ऑफ पैथोजन। यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डिपोजिशन होता है किसका? सुबेरिन का, जो ब्लॉक करता है मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एज वेल एज पैथोजन भी कर सकता है। तो आंसर सी में ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे, कैस्पेरियन स्ट्रिप आर कॉमन इन रूट एंडोडर्मल सेल ऑफ नॉन वस्कुलर प्लांट। नहीं, नॉन वस्कुलर प्लांट में ये एब्सेंट होता है, वस्कुलर प्लांट में होगा। तो वस्कुलर प्लांट में कौन कौन से आएंगे? टेरिडोफाइट। वस्कुलर प्लांट का मतलब क्या? जिनमें जाइलम और फ्लोएम वेल डेवलप हो, तो टेरिडोफाइट्स में आएंगे। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में आएगा, और ये एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट होगा। नॉन वस्कुलर प्लांट लाइक ब्रायोफाइट, एल की वहाँ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर सिर्फ सी होगा, डी होगा, सॉरी, आंसर इसका सिर्फ सी होगा, डी भी गलत है। नेक्स्ट आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। रेटेनॉन, ए केमिकल ऑफन यूज्ड टू किल द इंसेक्ट पेस्ट ऑन क्रॉप प्लांट एंड फिशेस इन द लेक। Retinol act by inhibiting electron transport from NADH dehydrogenase enzyme in complex 1 to ubiquinone in mitochondrial electron transport system. Which of the following explain why plant can tolerate retinol application? Okay, यहाँ पे बोल रहा है कि रेटेनॉन जो है, रेटेनॉन वो इनिबिटर है। किसका इनिबिटर है? NADH ऑक्सीडोरिडक्टेज, जो किस में प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर NADH ऑक्सीडाइज करता है और यूबिक्विनोन के पास जाता है इलेक्ट्रॉन। तो ये एंजाइम NADH ऑक्सीडोरिडक्टेज करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 भी कहते हैं। तो वो ब्लॉक, रोटेनॉन को ब्लॉक कर देता है। तो ये प्रोकैरियोटिक, सॉरी यूकैरियोटिक में होगा। तो यूकैरियोटिक में अगर इसको यूज़ कर लें तो यूकैरियोटिक सारे किल होने चाहिए। तो यूकैरियोटिक के अंदर इंसेक्ट भी आता है और प्लांट भी आता है, ये दोनों किल होने चाहिए। लेकिन ये बोल रहा है कि सिर्फ इंसेक्ट का इफेक्ट हो रहा है, प्लांट नहीं, प्लांट कैन टॉलरेट, इनका इफेक्ट प्लांट के ऊपर नहीं होता, वो उसके रीजन बताना है। चलिए तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 इन द प्लांट इज रेजिस्टेंट टू रेटेनॉन। नहीं, कोई जोर ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 तो सबके लिए सेम होगा, NADH ऑक्सीडोरिडक्टेज या कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का स्ट्रक्चर सभी जगह सेम होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। प्लांट इन एक्टिवेट रेटेनॉन बाय एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, ये वाला कोई स्पेसिफिक एंजाइम अगर प्लांट में होगा तो डिग्रेड कर सकता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ नेक्स्ट। प्लांट हैव स्पेसिफिक चैनल दैट इफ्लक्स रेटेनॉन आउट ऑफ द सेल। नहीं, ये भी नहीं, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर कोई ऐसा नोन नहीं है। प्लांट हैव एडिशनल NADPH डिहाइड्रोजनेस। यस, ये वाला सही ऑप्शन है। NADPH डिहाइड्रोजनेस, ये अलग एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट इन प्लांट, जो क्या करता है, रेटेनॉन से बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि रेटेनॉन तो किसको डिग्रेड या इनहिबिट करेगा? NADH ऑक्सीडोरिडक्टेज को या डिहाइड्रोजनेज को।
लेकिन यहाँ पर क्या है NADPH। तो NADPH इस रिएक्शन को NADPH डिहाइड्रोजनेस इस रिएक्शन को कैरी करेगा। कहने का मतलब ये है कि सब्सट्रेट टू प्रोडक्ट जो है वो दो एंजाइम है, एक एंजाइम E1 है और एक E2 है। E1 एंजाइम जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं NADH डिहाइड्रोजनेस, और दूसरा जो एंजाइम उसको क्या बोलेंगे NADPH डिहाइड्रोजनेस। तो अगर मैं रेटेनॉन डाल रहा हूँ रेटेनॉन, तो रेटेनॉन क्या करेगा, रेटेनॉन क्या करेगा, वो इसको तो ब्लॉक कर देगा लेकिन इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो ये एक्टिव ही रहेगा, तो ये रिएक्शन चलेगा, यानी प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, सिस्टमेटिक डिपिक्ट ऑफ अनएक्सपेंडेड प्लांट सेल विथ हाइपोकोटाइल विथ द arrangement of cellulose microfibrils mark on in cell wall. अच्छा, which of the following state would most likely result from the expansion of this cell if the pattern of cellulose fibril does not change? Okay, तो यहाँ पे बोल रहा है ये कि हाइपोकोटाइल जो प्लांट है जो फॉर्म क्या करता है रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम में सेल वॉल होंगे और सेल वॉल को एक्सपैंड करने के लिए यहाँ पर माइक्रोफाइब्रिल के पॉलीमर्स होते हैं। तो ये माइक्रोफाइब्रिल्स के पॉलीमर, ये जो आप देख रहे हो लाइन, अब यहाँ पे सेल वॉल हर एक डायरेक्शन में एक्सपेंड करेगा, ऐसा थोड़ा कि किसी लीनियर में होगा, लेंथ विड्थ हाइट सभी इसकी इंक्रीज करेगी, यानी तीनों एक्सिस में एक्सपेंड करेगा। तो ऐसा कौन सा डायग्राम शो कर रहा है जो तीनों एक्सिस में इसका एक्सपेंशन शो कर रहा है। देखिए इसकी विड्थ जो है ये विड्थ सेम है, सिर्फ लेंथ एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ लेंथ हो रहा है, ब्रेड्थ नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, दोनों होना चाहिए। चलिए सेकेंड आ जाते हैं, इसमें देखिए लेंथ नहीं हो रहा है, ब्रेड्थ हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों हो रहा है, लेंथ भी हो रहा है और विड्थ भी हो रहा है, यानी ये ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है, हर एक डायरेक्शन से एक्सपेंशन हो रहा है। सी इज द राइट आंसर। डी भी नहीं है क्योंकि सर्कुलर है, ये सर्कुलर था नहीं, यहाँ तो स्क्वायर में है, तो स्क्वायर का ही एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो ये भी आंसर गलत होगा। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one or more of the following statement is or are not correct with respect to pollen development in angiosperm? pollen development, okay, तो pollen grain development में angiosperm में जो pollen फॉर्म करता है वो pollen रहते कहाँ है माइक्रोस्पोरेंजिया में, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो अगर मैं माइक्रोस्पोरेंजिया जैसे ये मान लो माइक्रोस्पोरेंजिया 4 टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं, तो इसके बाहर आउटसाइड से इनसाइड तक माइक्रोस्पोरेंजिया तक यहाँ पर 4 लेयर होता है, पहला फर्स्ट ये, दूसरा ये वाला, तीसरा ये और चौथा ये, 4 लेयर के बाद में पॉलन कर दिया। तो आउटर से जब हम लोग इनर की तरफ जाएंगे तो ये 4 लेयर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोडर्मिस, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस, इसको हम लोग बोलते हैं टैप्टम, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजेनियस लेयर। ये 4 लेयर से बना होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया के लेयर को, आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं स्पोरोजेनियस, ये 4 लेयर। तो टैप्टम के बारे में पूछ रहा है, टैप्टम का मेजर काम नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, ये बहुत बार पूछता है नरिशमेंट। अब आ जाते हैं इस ऑप्शन में टैप्टम सेल्स। अच्छा एक चीज़ और, मेच्योर होने पर जब एंजियोस्पर्म मेच्योर हो जाता है, एंजियोस्पर्म मेच्योर होने पर ये क्या होता है कि टैप्टम सेल डिग्रेड कर जाता है, लाइसिस हो जाता है, लाइसिस और डिग्रेडेशन ऑफ टैप्टम सेल, ठीक है। अब इसके बेसिस पे इतना इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। टैप्टम सेल वॉल, अच्छा नॉट करेक्ट बताना है, टैप्टम सेल वॉल इन ऑल एंजियोस्पर्म ब्रेक डाउन टू रिलीज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ये तो ऑप्शन टैप्टम सेल वॉल इन ऑन एंजियोस्पर्म रिमेन इंटैक्ट, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, इंटैक्ट नहीं रहता, डिग्रेड कर जाता है। टैप्टम सेल वॉल ब्रेक डाउन इन सम एंजियोस्पर्म स्पीसीज वेयरएज इट रिमेन इंटैक्ट इन अदर, हाँ ये करेक्ट है, हो सकता है किसी एंजियोस्पर्म में ये इंटैक्ट रहे, किसी में ये ब्रेक डाउन कर जाए। विद इन एंजियोस्पर्म स्पीसीज टैप्टल सेल वॉल डज नॉट ब्रेक डाउन इन सम इंडिविजुअल एंड नॉट इन अदर, नहीं ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये क्या कह रहा है, दोनों स्टेटमेंट समझिए। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म में बहुत सारे स्पीसीज हैं, स्पीसीज 1 स्पीसीज 2, हो सकता है इसमें टैप्टम सेल इंटैक्ट रहे और इसमें टैप्टम सेल डिग्रेड कर जाए, एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है तो फोर्थ वाले ऑप्शन में कि इस स्पीसीज 1 में कुछ इंडिविजुअल 1 होंगे I1 और कुछ इंडिविजुअल I2 होगा, इनमें किसी में टैप्टम सेल होगा किसी में नहीं होगा, नहीं स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते, या तो कंप्लीटली रहेंगे तो सभी इंडिविजुअल में रहेंगे, या तो नहीं रहेंगे तो सभी में नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल में रहेगा दूसरे में नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्पीसीज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो ये फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट ऑन द रेगुलेशन ऑफ फॉस्फेनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज BPKs govern the CO2 fixation in C4 and CAM crystallization acid metabolism plant. Which one of the following statement with respect to BPKs activity is or are correct? Okay,
तो पीपीए केस होता है जहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करा जाता है, यानी C4 प्लांट में होगा, और इसी का मॉडिफाइड वर्जन है कैम प्लांट, क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट। तो कैम प्लांट एक्टिव होता है, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। इसको बोलते हैं एस्कोटो एक्टिव एस्टोमाटा, जो एस्कोटो एक्टिव एस्टोमाटा, यानी वो एस्टोमाटा जो ओपन होते हैं नाइट के टाइम में, ओपन इन नाइट। तो क्लोज होगा डे टाइम में, यानी इनएक्टिव होगा डे टाइम में। कैम प्लांट लाइट में एक्टिव रहता है, एक्टिव ड्यूरिंग लाइट, इन लाइट या डे टाइम। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं फोटो एक्टिव एस्टोमाटा, फोटो एक्टिव एस्टोमाटा। यानी ये कब ओपन होगा? ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। चलो अब आ जाते हैं इसके ऑप्शन, बस इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। पीपी केस इन C4 प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोरेशन ड्यूरिंग डे, नहीं डे में तो ये एक्टिव रहना चाहिए, इनएक्टिव नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। कैम प्लांट इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोरेशन ड्यूरिंग डे टाइम, यस, ये नाइट के टाइम में एक्टिव रहेंगे तो डे टाइम में इनएक्टिव होगा, तो इनएक्टिव करने के लिए डीफॉस्फोरेशन करेंगे, ये सही है। पीपी केस इन C4 प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोरेशन इन नाइट, यस, नाइट में इनएक्टिव हो जाएगा, तो ये सही है। पीपी केस इन कैम प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोरेशन इन नाइट, नहीं, नाइट के टाइम में ये एक्टिव रहेंगे, इनएक्टिव नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। XLR 55 to 65 कैरी 2 मार्क्स का है, इसको मैच करना है, टेक्निक दिया हुआ है इस तरफ। पॉलीप्लाइडी एनालिसिस किसके लिए कहते हैं? पॉलीप्लाइडी होता क्या? पॉलीप्लाइडी का मतलब जहाँ पे कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाए, क्रोमोसोम इंक्रीजेस। तो ये हम लोग करेंगे कैसे? इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, यस। अब मैं इस टेक्निक को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो इंक्रीज किया हुआ उसको डिटेक्ट कर लेते हैं प्रोब लगाकर, लेकिन उस प्रोब में फ्लोरेसेंस होता है, इसको बोलते हैं फिश भी। फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? फिश। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी में इंक्रीज किया या डिक्रीज किया उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉलीप्लाइडी एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। प्रोफाइलिंग ऑफ डीएनए मिथाइलेशन, चलिए अगर ठीक है, इसको बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग से करते हैं, जहाँ पर एक मिथाइलेशन को हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर ये नहीं भी आ रहा तो जो आता है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं किसको? सैटेलाइट डीएनए आइसोलेशन। सैटेलाइट डीएनए आइसोलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देख लेते हैं पी का थर्ड और टी का फिफ्थ, पी का थर्ड और टी का फिफ्थ, ये वाला होगा। तो क्यू का क्या हो जाएगा? क्यू का फोर्थ, ठीक है, क्यू का फोर्थ ये, और आर का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, आरएनए सीक्वेंसिंग। तो नॉन कोडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? नॉन कोडिंग रीजन को फाइंड आउट करने के लिए आरएनए का सीक्वेंसिंग करना, और आइडेंटिफाई द एसएनपी, तो एक्सोम सीक्वेंसिंग। तो अगर एक दो भी मालूम चल गया तो मेरे को सब नहीं मालूम, लेकिन एक दो भी कंफर्म है तो उसे मैच करके ये गेट में इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ दो भी मालूम है तो ये आंसर होगा इसका भी। चलो नेक्स्ट आ रहे हैं। पेरिडर्म इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द स्टेम रूट एंड द जिम्नोस्पर्म एंड ओडिडाइकोटिलीडन इफ कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज थिकनेस बाय द सेकेंडरी ग्रोथ मैच द पेरिडर्मल कंपोनेंट। अच्छा, ये एनाटॉमी क्लास 11th का आया हुआ है जिसमें ये टर्म को डिस्कस किया। फेलोइड नहीं है लेकिन इसमें छोटे बाकी सारे टर्म है, तो बस उससे हो जाएगा। फेलोजेन क्या होता है? ये सेकेंडरी ग्रोथ इन एंजियोस्पर्म में ये सब टर्म पढ़ना है। फेलोजेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, तो कॉर्क कैम्बियम पे ये चला जाएगा। फेलेम क्या होता है? ऑटोमोस्ट लेयर जो कि बनाता है कॉर्क, तो ये कॉर्क ले जाएगा। फेलोडर्म क्या होता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो टिश्यू रिजम्बलिंग द कॉर्टिकल पैरेन्काइमा, ये। तो कॉर्क लाइक सेल के क्या हो गया? फेलोइड। चलो मैच कर लेते हैं। तो फर्स्ट का 3, ये बस एक ही, अगर कोई भी एक मालूम चल गया तो आपको आंसर मालूम चलेगा। क्यू का सेकंड, उसके बाद में क्या हो गया? क्यू का सेकंड होने के बाद आर का फोर्थ, आर का फोर्थ, एस का फर्स्ट, यस, आंसर होगा बी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 11-12 का अगर है मालूम तब उसी से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्लास 11-12 का एनसीईआरटी बायोलॉजी का पढ़ना बहुत जरूरी है, एकदम एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तरफ डिजीज दिया और इसकी काउजिंग एजेंट दिया, फंगल डिजीज है। इसमें भी आपको क्लास 12 में डॉनी मिल्डो दिया हुआ है और स्मट दिया हुआ है, बस इसी दोनों से काम हो जाएगा। स्मट कॉज कराता है स्टिलेगो, स्टिलेगो कहीं है क्या? यस, स्टिलोजिनॉइड वेरिएंस, तो ये कॉज करेगा। डॉनी मिल्डो स्क्लोपथेरा ये होता है, बस ये दोनों से मेरा काम हो जाएगा। सारे का मुझे मालूम भी नहीं है, तो क्यू का 3 और एस का फर्स्ट, क्यू का 3 और एस का फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, और कहीं है भी नहीं। क्यू का 3 और एस का फर्स्ट, देख लीजिए। सेंट्रल वस्कुलर, अच्छा यहाँ पर ये अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल, यानी यहाँ पर ये जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट दिखा रहे हैं और उसका कुछ साइंटिफिक नेम है और डायग्राम के साथ में मैच कराना है। तो ये भी एनसीईआरटी क्लास 11 में आपको मिलेगा, जिसमें प्रोटोस्टेल, यूस्टेल और एटेक्टोस्टेल का तो मालूम है क्या है। देखिए सबसे पहले आता है स्टेक्टोस्टेल। एटेक्टोस्टेल होता है मोनोकोटिलीडन स्टेम में,
इसमें क्या होता है मोनोकोटिलेडन स्टेम में कि जो जनरल कॉर्टेक्स में, जैसे ये बाहर का लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद में नेक्स्ट लेयर जो है उसको मैं हाइपोडर्मिस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाइपोडर्मिस जो बनेगा स्क्लेरेनकाइमा का, और नेक्स्ट जो पूरा का पूरा लेयर है वो है जनरल कॉर्टेक्स। ये है जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स में अब आ रहे हैं कि ये जो जनरल कॉर्टेक्स है इसके अंदर में अब सिर्फ होता है यहाँ पर वस्कुलर बंडल जो पूरा का पूरा जनरल कॉर्टेक्स में स्प्रेड किए रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटेक्टोस्टेल। तो देखिए ये वाला स्ट्रक्चर मैनेज कर रहे हैं, कौन सा, ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा यहाँ पर जनरल कॉर्टेक्स के अंदर में ये स्प्रेड किया हुआ है, तो ये होगा थर्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं यूस्टेल। यूस्टेल का मतलब है कि ट्रू स्टेल, और स्टेल का मतलब होता है वस्कुलर बंडल। ठीक है, स्टेल एनीथिंग विच इज आउटसाइड ऑफ इनसाइड ऑफ एंडोडर्मिस, दैट इज कॉल्ड स्टेल। तो स्टेल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर इंक्लूड होगा पेरिसाइकल, उसके बाद में इंक्लूड होगा पित्त, और इसके अंदर इंक्लूड होगा वस्कुलर बंडल। जो भी एंडोडर्मिस के अंदर आता है, एंडोडर्मिस को छोड़कर उसके अंदर एंडोडर्मिस, इनसाइड ऑफ एंडोडर्मिस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेल। ठीक है, तो इस स्टेल का मतलब ट्रू स्टेल। ट्रू स्टेल का मतलब यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन बंडल। मतलब इस तरीके से एक ही बंडल में जाइलम और फ्लोएम होगा, इस तरीके से। तो देखिए ये वाला है, ये पीछे की तरफ में ये पूरा का पूरा फ्लोएम है, और ये जो आगे की तरफ है रीजन, ये वाला, ये क्या है, ये जाइलम है, तो एक ही बंडल में है। तो ये हो गया पी का सेकंड। बस ये दो मालूम है तो आप कर लेंगे। लेकिन चलो प्रोटोस्टेल भी आते हैं। प्रोटोस्टेल का मतलब होता है एंशिएंट। प्रोटोस्टेल मतलब एंशिएंट, यानी सबसे पहले बना होगा, फर्स्ट फॉर्म। तो जब फर्स्ट फॉर्म होगा जाइलम और फ्लोएम तो वो बहुत ही छोटे होंगे, तो ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर ये इसका चला जाएगा। तो अब क्या बचा, एटेक्टोफिलिक सिफिनोस्टेल। एटेक्टोफिलिक सिफिनोस्टेल का मतलब होता है जहाँ पर पित्त के सराउंडिंग में जाइलम और फ्लोएम, यहाँ पर पित्त इज सराउंडेड बाय जाइलम एंड देन फ्लोएम रेस्पेक्टिवली। तो बाहर की तरफ क्या होगा फ्लोएम, अंदर की तरफ क्या होगा जाइलम, और उसके अंदर क्या होगा पित्त। तो देखिए ये वाला लेयर जो है वो क्या है, पित्त है। तो ये लेयर क्या है, जाइलम, और ये लेयर क्या है, फ्लोएम। सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो ये किसके लिए जाएगा, ये चला जाएगा क्यू, एटेक्टोफिलिक सिफिनोस्टेल। तो एम्फीफोलिक सिफिनोस्टेल क्या होता है, जिसमें एक ही बंडल में, एम्फी का मतलब दो, तो यहाँ पर क्या होगा कि जाइलम बीच में और फ्लोएम दोनों साइड में, इसको बोलते हैं एम्फीफ्लोइक सिफिनोस्टेल। कुकुरबिटा में होता है। तो ये कोई ऐसा डायग्राम है नहीं, तो यहाँ पर ये किसी के साथ नहीं जाएगा। तो अब आ जाता है बी का सेकंड। देखिए पहले ही मालूम चल गया, पहले वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यू का 4 है क्या, हाँ क्यू का 4 है। उसके बाद में आर का फर्स्ट, ठीक है। एस का 3 सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 59 आ रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 4 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 ऑन इफेक्ट ऑफ FT जीन। फ्लावर के लिए जीन है, फ्लावर ट्रांजिशन फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टम ऑफ एरेप्टियोप्सिस थैलियाना। ओके, तो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में अगेन एपिकल मेरिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग और शूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं, तो SAM बोलते हैं। ये फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट करता है जब एक हार्मोन बनता है फ्लोरिजेन। अब फ्लोरिजेन जाता है कहाँ से बनता है, लीव्स में बनता है, और ये ट्रांसपोर्ट होता है सैम की तरफ। बस यही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। जैसे ये स्टेम है और इसके ये साइड में ब्रांचिंग है, और यहाँ पर इसके लीफ है, ये लीफ है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, फ्लोरिजेन। सनलाइट जैसे ही पड़ा तो इसके अंदर फ्लोरिजेन बनना शुरू हुआ, और ये ट्रांसलोकेट होता है शूट एपिकल मेरिस्टम में, और यहाँ पर जाकर ये क्या फॉर्म कर देता है, फ्लावर। ये फ्लावर फॉर्म कर देगा। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, फ्लोरिजेन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ऑप्शन में। FT प्रमोटर इज एक्टिव इन लीफ एलोन, सिर्फ लीफ पे ही होगा एक्टिव। अच्छा, ये ऑप्शन एक्सपेरिमेंट किया हुआ, उसके बेसिस पे बताना है। ठीक है, FT नल म्यूटेशन कॉज डिले फ्लावरिंग ट्रांजिशन टू सैम। अच्छा, FT में अगर म्यूटेशन हो जाए तो वो डिले करेगा, ये भी सही। ठीक है, समझा। एक्सप्रेसिंग रिकॉम्बिनेंट FT प्रोटीन फ्यूज टू द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन signal sequence under the endogenous promoter does not rescue the delay flowering phenotype of FT.
नहीं, एंडोजेनसली प्रमोटर नहीं लगाना होगा, मुझे एक्सोजेनस होगा। प्रमोटर हमेशा जीन के बाहर रहता है, अंदर नहीं लगा सकते। जैसे ये जीन है तो इसके बाहर प्रमोटर होगा, जीन के अंदर नहीं होगा। जीन के अंदर अगर लगा देंगे प्रमोटर तब तो ये पार्शियली सिंथेसिस होगा, तो ये नहीं कर सकता। ये भी चाहिए एक्सपेरिमेंट है। डाउन रेगुलेशन ऑफ एफडी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ सैम बाय आरएनए इंटरफेरेंस इन द वाइल्ड टाइप डज नॉट अल्टर फ्लावरिंग ट्रांजिशन। ओके, यानी प्रोटीन लेवल पे काम हो रहा होगा, क्योंकि आरएनए लेवल पर अगर मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ तो अभी फ्लावरिंग में कोई चेंज फ्लावरिंग होगा, यानी प्रोटीन्स की रेगुलेट करता है, यानी ट्रांसलेशन लेवल पर रेगुलेशन होता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में हम लोग जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर प्रोकैरियोट्स में होता है और ट्रांसलेशनल लेवल पर यूकैरियोट्स में होता है। अब इसके बेसिस पे आ जाते हैं, क्या बताना है मुझे, कौन सा करेक्ट होगा कौन सा रॉन्ग। एफटी प्रोटीन रिसाइड्स इन लीफ कॉजिंग फ्लावरिंग ट्रांजिशन टू सैम। ओके, एफटी ट्रांसक्रिप्ट मूव फ्रॉम लीफ टू द मेरिस्टम प्रमोटिंग फ्लावरिंग। नहीं, ट्रांसक्रिप्ट का नहीं होगा, प्रोटीन यहाँ पे होगा। एफटी प्रोटीन मूव फ्रॉम लीफ टू द सैम एंड प्रमोट फ्लावरिंग, ये सही है। बोथ एफटी ट्रांसक्रिप्ट एंड एफटी प्रोटीन रिक्वायर्स नहीं। रेसिडेंट इन द लीफ कॉजिंग फ्लावरिंग, नहीं, ये रेसिडेंट प्रोटीन तो यहाँ पर बनेगा और ये ट्रांसलोकेट होगा, ये यहीं रुकेगा नहीं। रेसिडेंट का मतलब यहीं पर रुका होगा, नहीं, ये भी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए सी। एफटी प्रोटीन मूव फ्रॉम लीफ टू शूट एपिकल मेरिस्टम एंड प्रमोट फ्लावर। होप सो क्लियर। चलिए, इस तरफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट और उनके प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं, एल्कलॉइड्स, उनको मैच कराना है। तो कोकाइन, ये तो इजी है, कोकाइन तो आता है कोका। ये कैफीन कहाँ से आएगा, कोकोआ से। मॉर्फिन कहाँ है, ओपिन। एट्रोपिन, नाइट शेड, ये तो बहुत इजी है। तो इसका आंसर होना चाहिए पी का थर्ड। पी का थर्ड कौन सा, क्यू का फर्स्ट, आर का फोर, एस का टू, ये सही है। नेक्स्ट आ रहे हैं, ड्रॉट टॉलरेंट राइस जीनोटाइप वाज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द मिससेंस। मिससेंस का मतलब म्यूटेशन हो गया इन जीन ए। ओके, which of the following experiment is or are appropriate to validate whether the mutation A is the causal factor for drought tolerance? Okay, ये क्या बोल रहे हैं कि जीन A में म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन, तब ये जीन A रिस्पॉन्सिबल हो जाता है फॉर ड्राउट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, यानी ड्राउट रेजिस्टेंट के लिए जीन ए नॉन फंक्शन चाहिए। अब उसके बेसिस पे मुझे चूज करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेम डिलीशन इन द ड्राउट सेंसिटिव राइस जीनोटाइप एंड टेस्ट इट बिकम ड्राउट टॉलरेंट, यस, ये सही है, ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। कहने का मतलब इस स्टेटमेंट में क्या मतलब है कि अगर जीन इंटैक्ट है किसी प्लांट राइस में, ये जीन है यहाँ पर, और ये जीन ए फंक्शनल है, तो ये क्या होगा, ड्राउट सेंसिटिव। पानी की कमी होगी तो क्या हो जाएगी, इस प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो अगर इसको नॉन फंक्शनल कर दें, यानी म्यूटेशन कर दें, तो म्यूटेशन करने के बाद में क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल। तो नॉन फंक्शनल अगर हो गया तो ये ड्राउट सेंसिटिव से किस में कन्वर्ट कर जाएगा, ड्राउट रेजिस्टेंट। ये ड्राउट रेजिस्टेंट में कन्वर्ट करेगा। ऑप्शन ये क्लियर है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट। चलो अब आ जाते हैं दूसरा स्टेटमेंट, डिलीशन ऑफ वाइल्ड टाइप ए इन ड्राउट सेंसिटिव एंड टेस्ट इफ इट बिकम ड्राउट। Delete the wild type A in drought sensitive plant and test if it become drought tolerant। पूरा का पूरा डिलीशन बोल रहा है, नहीं, पूरा का पूरा डिलीशन नहीं करना है। डिलीट का मतलब पूरा का पूरा जीन का डिलीशन। यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है। ये मिससेंस का मतलब क्या है कि एक दो न्यूक्लियोटाइड को मैंने चेंज किया, तो न्यूक्लियोटाइड चेंजेस, ये न्यूक्लियोटाइड चेंज कर रहे हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक या दो न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि यहाँ कंप्लीट डिलीशन कर रहे हैं। नेट कंप्लीट डिलीशन करने से ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है नॉन सक्सेसफुल हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को चेंज करने से प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। प्रोटीन तो बन रहा है, डिलीट से तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन इंपोर्टेड बाय वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट फॉर्म। इस दोनों में प्रोटीन बनेगा। अब मुझे स्टेबिलिटी से मतलब नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, रिपेयर द म्यूटेंट इन म्यूटेशन, रिपेयर द म्यूटेशन ड्राउट टॉलरेंट राइस जीन टाइप एंड टेस्ट इफ इट बिकम सेंसिटिव। ये रिवर्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट का उल्टा है। ये भी सही है कि अभी क्या करें, इस जीन का फंक्शन को दो तरीके से चेक कर सकते हैं। जीन ए एक्टिव है तो ड्राउट क्या है, सेंसिटिव। अब जीन ए के अंदर म्यूटेशन ले आया है, ड्राउट रेजिस्टेंट में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। अब आ रहे हैं दूसरा कंडीशन की ऐसा भी कर दें कि ये म्यूटेटेड वर्जन में जिसमें ड्राउट रेजिस्टेंट है वो वापस से इसको एक्टिव कर दें, तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, ड्राउट सेंसिटिव। वही लिखा हुआ है, रिपेयर द म्यूटेशन इन द ड्राउट टॉलरेंट राइस जीनोटाइप एंड टेस्ट इफ इट बिकम सेंसिटिव। यस, ये भी तरीका हो सकता है। तो दोनों तरीके से हो सकता है, ए एज वेल एज डी। चलो नेक्स्ट आ रहा है,
नेक्स्ट आ रहे हैं 62। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ब्लू लाइट कैन डायरेक्टली इंड्यूस ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। नेक्स्ट क्या है, ब्लू लाइट ऑल्सो ट्रिगर द फोटोसिंथेसिस ऑफ द गार्ड सेल विच इनडायरेक्टली इंड्यूस द स्टोमाटा ओपनिंग। यानी इन दोनों स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है कि ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए दो तरीका हो सकता है। पहला क्या है, डायरेक्ट ओपनिंग, ठीक है ना, डायरेक्ट ओपनिंग बाय ब्लू लाइट से। और दूसरा तरीका ये है कि गार्ड सेल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस और ये फिर क्या करा, ओपनिंग। ये दो तरीका है। अच्छा, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल अप्रोच वुड टेस्ट द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ब्लू लाइट ऑन स्टोमाटल ओपनिंग। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गया कि ब्लू लाइट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओपनिंग दोनों तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ओपनिंग है, तो डायरेक्ट ओपनिंग लेस ब्लू लाइट चाहिए होगा, ये वाला रिक्वायर लेस, क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट शो कर रहा है तो ये लेस ब्लू लाइट का इंटेंसिटी मिलेगा तब भी ओपन हो जाएगा। और ये इनडायरेक्ट है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए होगा, लार्ज ब्लू लाइट या मोर ब्लू लाइट इंटेंसिटी। ये समझा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है। अगर डायरेक्ट में अगर वो चीज़ करना है तो उसको कम चाहिए होगा क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट शो करेगा, और ये इनडायरेक्ट तो इसमें ज़्यादा वही इफेक्ट लाने के लिए मुझे ज़्यादा क्या डालना पड़ेगा, हाई इंटेंसिटी ऑफ ब्लू लाइट। चलिए, तो अब ये दोनों तरीके से करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ लो फोटोन फ्लक्सेस रेड लाइट फॉलोड बाय हाई फ्लक्स ऑफ ब्लू लाइट, नहीं, हाई फ्लक्स में करेंगे तो दोनों ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्लक्स रेट ऑफ रेड लाइट फॉलोड बाय लो फोटोन ऑफ द ब्लू लाइट, यस। तो अगर ये लो इंटेंसिटी करते हैं, लो ब्लू लाइट इंटेंसिटी, तो ये ओपन तो होगा, ओपन ऑफ स्टोमाटा डायरेक्ट। और यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ ओपन, ये इनडायरेक्ट में हो तो ये तो इनडायरेक्ट में क्लोज हो जाएगा क्योंकि बहुत लो कंसंट्रेशन ऑफ लाइट है। तो यानी यहाँ पर गार्ड सेल इन्वॉल्व नहीं होंगे। होप सो ये समझा, गार्ड सेल से अगर ओपन करना है तो ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए, तो ये बी ऑप्शन था करेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ हाई इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्लू लाइट फॉलोड बाय द हाई फोटोन फ्लक्सेस ऑफ रेड लाइट, नहीं, यहाँ पर हाई बोल रहा है तो ये भी नहीं होगा। इनिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय डाइक्लोरोफिनाइल डाइमेथाइल यूरिया, यस, ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है ये, इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर TCMU क्या करता है, ये ब्लॉक कर देगा किसको, फोटो सिस्टम सेकेंड को। तो फोटो सिस्टम सेकेंड हो गया तो क्या हो जाएगा, ATP प्लस NADPH, खासकर NADPH नहीं बनेगा। और जब NADPH नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ओपनिंग थ्रू गार्ड सेल वाला प्रोसेस वो नहीं होगा। यानी यहाँ पर सिर्फ ओपनिंग किसकी वजह से होगा, डायरेक्ट से। होप सो ये क्लियर है यहाँ पर। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स हम लोग पता कर सकते हैं कि ओपनिंग किसकी वजह से हो रहा है, डायरेक्ट से हो रहा है या इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा है। होप सो ये क्लियर होगा, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। In diploid angiospermic species, flower color is regulated by R gene, capital RR, capital RR produces red flower, whereas RR genotype produces white flower. If two individual plants are randomly selected from large segregating population of genetic cross are apparent, the probability of the, क्या बोल रहा है कि R is dominant over small r, इस R से क्या बन रहा है, रेड कलर, इससे क्या बनेगा, व्हाइट कलर, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ कि अगर मैं कैपिटल R को क्रॉस कराऊँ स्मॉल r से, ये क्या बनेगा, हेटेरोजाइगस, ये क्या होंगे, सॉरी रेड होगा, ये तो क्योंकि कैपिटल R डोमिनेटिंग है तो ये रेड होगा। अब इसको सेल्फिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, R स्मॉल r, तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, रेड, ये क्या है, वाइट। तो रेड बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द पेरेंट प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर। तो रेड फ्लावर पहला पेरेंट P1 का है 3/4, तो दूसरे P2 का कितना होगा, 3/4। पेरेंट P1 और P2 दोनों चाहिए, तो जब दोनों चाहिए होता है तो प्रोबेबिलिटी में दोनों रेट चाहिए, तो दोनों प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/4, तो ये कितना होगा 9/16। तो 9/16 का वैल्यू कितना होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं, 9/16 0.56, तो आंसर आएगा 0.56, ठीक है। होप सो ये क्लियर। नेक्स्ट आ रहे हैं, द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल फीमेल प्लांट विथ रीस्टोरर न्यूक्लियर जीनोटाइप RR, द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल female plant with restorer nuclear genotype RR is crossed with male fertile male plant with genotype RR. Both RR and R small r can restore fertility, whereas RR cannot. Okay. तो यहाँ तक में क्या कह रहा है ये कि साइटोप्लाज्म
इज हैविंग, एक फैक्टर है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है ये फैक्टर कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, उस पर है मेल साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी फैक्टर, सीएमएस, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी फैक्टर। ओके, और न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में जो जीन है उस जीन पर है या तो आर या तो स्मॉल आर। अगर आर है तो ये सीएमएस को यानी मेल स्टेरिलिटी को रीस्टोर कर सकता है, यानी इसको फर्टाइल बना सकता है। लेकिन स्मॉल आर क्या बनाएगा, ये सीएमएस को सीएमएस ही रहने देगा, यानी ये स्टेराइल ही रहेंगे। होप सो ये समझा। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि P1 और P2 क्रॉस कराओ, ये मेल है और ये फीमेल है, तो फीमेल में ये सीएमएस होगा और न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर कैपिटल आर रहता है, तो ये सीएमएस वाला काम नहीं करेगा, ये कैपिटल आर इस सीएमएस को काम नहीं करने देगा। और अगर यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर स्मॉल आर रहता है और ये सीएमएस है, तब ये वाला एक्टिव रहेगा। होप सो ये क्लियर, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर F1 when F1 female plant with RR genotype was test cross। ओके, तो F1 में फीमेल है, फीमेल क्या है, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये वाला सीएमएस काम नहीं करेगा, तो ये फर्टाइल रहेगा, मेल फर्टाइल रहेंगे, ठीक है। टेस्ट क्रॉस, इसको टेस्ट क्रॉस करा जाता है मेल के साथ में जहाँ पर मेल फर्टाइल है, तो यानी यहाँ पर विथ जीनोटाइप आर, तो यहाँ पर सीएमएस एब्सेंट होगा, सीएमएस एब्सेंट होगा क्योंकि ये क्या है, मेल फर्टाइल है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर क्रॉसिंग करा दें तो नेक्स्ट जनरेशन में सारा का सारा साइटोप्लाज्म तो आ जाएगा मदर से, तो सीएमएस तो रहेगा। और ये न्यूक्लियस आपस में क्रॉसिंग करेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगा और दूसरा बनेगा सीएमएस स्मॉल आर। मदर से आएगा सीएमएस और न्यूक्लियस क्रॉसिंग करने के बाद आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो क्या होगा, ये तो फर्टाइल होगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेराइल। तो 50-50% होगा दोनों। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फॉर मेल फर्टाइल, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 50%। होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोसोमल एलील ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, P is 0.5 एंड Q is 0.5। ओके, दोनों 0.5। A is dominating over small a under the assumption that random mating population among dominant parent। ओके, तो डोमिनेटिंग पेरेंट एक होगा कैपिटल ए और एक होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, हेट हो जाएगा। स्मॉल ए तो रिसेसिव होगा, इसको तो नहीं इंक्लूड करेंगे। तो ये ए कितना हो जाएगा वैल्यू, 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि कैपिटल ए का वैल्यू क्या है, 0.5, तो ये हो गया 0.25। अच्छा, हेट्रोजाइगस यहाँ पे कितना होगा, 2a कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस, क्योंकि हार्डी-वनमर की इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको मालूम है कि a² प्लस 2a स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हेट्रोजाइगस को दिखा रहा है। तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो ये वैल्यू कितना होगा, 25 इंटू 2 50, 0.5। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या, 0.25 प्लस 0.5 0.75 ये होगा, यानी 3/4। ओके, तो अब यहाँ पर दोनों पेरेंट डोमिनेटिंग बोल रहा था, दोनों पेरेंट डोमिनेटिंग, तो P1 P के लिए 3/4 और P2 के लिए भी 3/4, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 9/60। तो ये तो कैलकुलेट पहले कर देते 5.56, तो इसका आंसर आएगा 0.56। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि विच वन और मोर प्रोसेस लिस्टेड बिलो डज नॉट और डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ओके, तो फर्मेंटेशन के एक मतलब फर्मेंटेशन हो रहा है तो उसमें कौन सा प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ रेस्पिरेशन चैप्टर में ग्लाइकोलाइसिस वाला टॉपिक में कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ग्लूकोज बनाता है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड फर्दर अगर एनारोबिक कंडीशन रहा तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए जाएगा, जिसमें दो तरह के फर्मेंटेशन को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक है अल्कोहल फर्मेंटेशन जो बैक्टीरिया और ईस्ट करेंगे, और दूसरा है लैक्टेट या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो यूकैरियोट्स में होगा, मैमल्स में होगा, वो सिर्फ ईस्ट करेंगे। अब देखिए अल्कोहल वाले में पायरुविक एसिड जो बनता है जो 3 कार्बन का है, आया कहाँ से, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से, तो ये 3 कार्बन का है। यहाँ पर जो अल्कोहल फर्मेंटेशन होगा तो उससे अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल यानी इथेनॉल कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का। तो बाकी जो कार्बन है वो कार्बन किस फॉर्म में निकलेगा, CO2 के फॉर्म में। एक कार्बन रहेगा तो वो किस फॉर्म में निकलेगा, CO2 के फॉर्म में, यानी अल्कोहल फर्मेंटेशन से CO2 प्रोड्यूस होगा। तो किससे नहीं होगा, लैक्टिक एसिड से। क्यों, क्योंकि पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का है उसमें जब ईस्ट आएगा
और उस पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा तो वहाँ से लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बनेगा जो कि इटसेल्फ 3 कार्बन का है। और डेफिनेटली इसमें NADH ऑक्सीडाइज होगा, NADH इंटर करेगा, Na प्लस रिलीज होगा और H प्लस इस पायरुविक एसिड के साथ में ऐड होकर लैक्टिक एसिड बनाएगा। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, CO2 इज नॉट फॉर्म, वही पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं चारों ऑप्शन में से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन सा है। ब्रेविंग वाइन यूजिंग ईस्ट, यहाँ तो इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा, तो इथेनॉल प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर तो CO2 का बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बेकिंग ब्रेड यूजिंग ईस्ट, बेकर ईस्ट, यहाँ पर भी CO2 का प्रोडक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर भी इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। मेकिंग योगर्ट यूजिंग लैक्टोबैसिलस, यानी कर्ड का फॉर्मेशन, योगर्ट का फॉर्मेशन, यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा यानी CO2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। मेकिंग चीज यूजिंग फंगस, फंगस में बनाने के लिए चीज़ बनाने के लिए जो फंगस का यूज़ होता है पेनिसिलियम, उसमें भी लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा, इथेनॉल नहीं बनता, तो यहाँ पर भी CO2 का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो आंसर होगा C and D। दोनों केस में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा और इसलिए CO2 का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट आ रहे हैं 54, द ओव्यूल ऑफ डिप्लॉयड स्पीसीज with 2n number is 8 undergoing double fertilization. If the pollen is contributed by the individual with meiotic non-disjunction, the chromosome number of the zygote will be okay. तो फर्टिलाइजेशन के लिए सपोज अगर ये 2n कंडीशन है, मेल का क्रॉसिंग कर रहे हैं फीमेल से, जो 2n कंडीशन होगा, तो पहले तो मियोसिस रिडक्शन डिवीजन से ये स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, यानी यहाँ एक आएगा जो n होगा और यहाँ स्पर्म सेल्स होंगे जो भी ये भी होगा n हैप्लॉइड, और ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट, जो कि 2n होगा। अब यहाँ ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि पॉलन ग्रेन जो बन रहा है ये मियोटिक नॉन डिसजंक्शन हो जा रहा है, यानी यहाँ पर मियोसिस में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रिडक्शन प्रोसेस में जो स्पर्म सेल्स में हैप्लॉइड का फॉर्मेशन यानी क्रोमोसोम का सेपरेशन है वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो पा रहा है, यानी ये 2n के 2n कंडीशन ही होंगे, तो इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब ये कैसे होता है ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर बस, लेकिन इससे आउटकम क्या है कि स्पर्म सेल्स जो बनेंगे वो n की जगह पे क्या होगा 2n। तो अब ये जब एक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्पर्म सेल्स में लिखा हुआ है, तो अब ये दोनों कंबाइन करके क्या बन जाएगा, जाइगोट 3n बनेगा, 2n फॉल्टी स्पर्म का और n नॉर्मल है तो 3n। तो अब n के नंबर आ जाते हैं, यहाँ पर 2n का नंबर दिया हुआ है 8, तो n के नंबर हो गया 4, तो ये 3n का मतलब हो गया 3 × 4 यानी 12, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, इस नॉन डिसजंक्शन के बाद में जो जाइगोट बनेगा उसका क्रोमोसोम नंबर होगा 12। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन रह गया था, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग दूसरे टॉपिक पे या किसी दूसरे ईयर के क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।